और H2SO3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड की चर्चा हो रही थी पिछले लास्ट क्लास में हम लोग H2SO3 को चर्चा में ला रहे थे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस किए थे कि H2SO3 का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और इसके स्ट्रक्चर पर जब हम लोग आए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आया था। ये सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर को ऐड किया गया था, तो थायोसल्फ्यूरिक तैयार हुआ था। अब इसमें जो ये टर्मिनल सल्फर था ये sp2 सल्फर है, और जो ये सेंट्रल सल्फर था ये sp3 सल्फर है। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा किए sp3 की, और इस तरीके से हम लोग कंक्लूड किए थे कि ज्यादा sp2 की ज्यादा, इस वजह से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ये अपने तरफ बॉन्ड को पुल करेगा, और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट दो उधर रिलीज किया, एक यहां, दो यहां, एक यहां, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो इस तरह से सल्फर एटम अगर H2SO3 में बात की जाए तो एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 एंड +6, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। -2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आपका +2 आया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। आगे इसके बारे में बोले थे कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन एसिड फॉर्म और इन एक्वस सॉल्यूशन। ये अनस्टेबल है, ये एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट नहीं करता है और एसिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज हाईली अनस्टेबल। ये सामान्य एसिड की तरह ना तो डाइल्यूट किया जा सकता है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाइदर कैन बी डाइल्यूटेड नॉर कैन बी टाइट्रेटेड, और ना ही आप इसको टाइट्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट बेस। हाईली अनस्टेबल है। इसके प्रिपरेशन को हम लोग देख रहे थे, इसका प्रिपरेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आखिर ऐसी क्या बात है, ये बनता कैसे है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग H2S सल्फर -2 वाला, SO3 सल्फर +6 वाला, ये दोनों टेम्परेचर जब -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर सॉल्वेंट में हम लोग डाले थे, तब जाकर के तैयार हुआ H2S2O3। और यकीन मानिए इसमें क्या है, अभी हम बताए, -2 वही उतर के आया है और +6 वही उतर के आया है। तो इस तरीके से थायोसल्फ्यूरिक एसिड तैयार हुआ। अब आप सोचिए ना, -78 डिग्री पर यह प्रिपेयर होता है, तो रूम टेम्परेचर पर जाहिर सी बात है अनस्टेबल हो गया। आप इसको डाइल्यूट भी नहीं कर सकते हैं। आप जो चाहें इसमें कि हम पानी मिलाकर के इसको डाइल्यूट कर दे दूसरे एसिड की तरह, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि हम इसको किसी बेस में मिला करके तैयार करें, इसका सॉल्ट बनाए, वो भी नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम प्रिपरेशन पे जाए ऑफ हाइपो, आपको पढ़ाया भी गया है, तो क्या आप इसका प्रिपरेशन, इसको घेर के लिख रहे हैं हम लोग, इस टॉपिक से फिलहाल बाहर है, क्या आप इसका प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं, NaOH + H2SO3 एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, और बना दिए Na2H2O3 + वाटर? जी नहीं, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई डाउट होगी तो हैंड रेज कीजिएगा। आप इसको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं करवा सकते, इस तरीके से आप नहीं फॉर्म कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्त? क्योंकि हम समझ रहे हैं ये ऐसे होगा कैसे, आप इसको बेस के साथ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इसके फॉर्मूले को इस्तेमाल ही इस तरीके से नहीं करते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर बनाते कैसे हैं? दो मेथड है, याद कीजिए, एक स्प्रिंग्स मेथड और दूसरा NaOH में सल्फर, कंसंट्रेटेड NaOH में सल्फर डाल के बॉयल करने वाला मेथड। तो एक मेथड है
NaOH प्लस सल्फर कंसंट्रेटेड जब हिट किए थे, याद कीजिए इसमें सल्फर पहले वाटर से रिएक्ट किया था, मैकेनिज्म में H2S प्लस SO2 बनाया था, फिर H2S से NaOH रिएक्ट किया तो Na2S प्लस वाटर बनाया, पढ़ाए हैं आपको। फिर SO2 से भी NaOH रिएक्ट किया और Na2SO3 बनाया प्लस वाटर। अब सल्फर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो Na2SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से दोबारा सल्फर रिएक्ट किया और इसी रिएक्शन से Na2S2O3 बना। ये बीच का मेथड है। तो एनीवेज इससे तैयार हुआ हमारा एक Na2S और एक Na2S2O3, आपको पढ़ाया गया है। और अगर आपको याद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आप पीछे कॉपी पलटिए, यही आपका हाइपो है। एक मेथड और है, आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला Na2SO3 प्लस सल्फर, लेकिन हां यही NaOH एल्कलाइन मीडियम, उसी रिएक्शन का एक स्टेप, इससे भी Na2S2O3 बना। तो खैर प्रिपरेशन ऑफ हाइपो इस तरीके से होता है, ना कि प्रिपरेशन ऑफ हाइपो NaOH प्लस थायोसल्फ्यूरिक एसिड से होता है। आप हाइपो को डायरेक्ट बना ही नहीं सकते हैं NaOH और थायोसल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से, आप उस तरीके से हाइपो को नहीं तैयार कर सकते हैं क्योंकि थायोसल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हाइपो के प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपको बेटा अगर कोई डाउट है तो आप अपना पूछिए, बताइए कुछ पूछना है, बोलिए। लिखा हो ना सर, क्या बोलिए बेटा, फिर बोलिए, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। सर ये सेंटेंस समझ में नहीं आया सर, इट इज लिखा हुआ है ना सर, यहाँ पर दिखा है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। ओके, नेटवर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। सर ये NaOH प्लस का जो कंसंट्रेशन है सर, उसको एक बार फिर से बताइए। हाँ सर, यही वाला सर NaOH प्लस सल्फर है ना, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए ना सर। चलो इसको, इसका मैकेनिज्म एक बार हम फिर से समझा दें, इसको पीछे पढ़ाए हैं। देखिए NaOH प्लस सल्फर कंसंट्रेटेड कॉम्प सॉल्यूशन है, उसमें आप उसको हीट करते हैं तब हाइपो बनता है। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या है, पहला स्टेप होता है कि सल्फर पानी से रिएक्ट किया, तो सल्फर जब बॉइलिंग वाटर से, हीटेड वाटर से, वार्म वाटर से रिएक्ट करता है तो मैकेनिज्म के हिसाब से H2S प्लस SO2 बनेगा। ये पढ़ाए हैं, जैसे क्लोरीन कोल्ड वाटर से HCl प्लस HOCl, यस सर। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन हॉट वाटर से HCl प्लस HClO3, तो वैसे ही सल्फर गर्म वाटर से H2S प्लस SO2। अब H2S is acidic, SO2 is also acidic, तो ये दोनों एसिड से NaOH अपना बेस रिएक्ट किया, तो बेटा बेस बना Na2S प्लस वाटर, सॉल्ट बना Na2S प्लस वाटर, और सॉल्ट बना Na2SO3 प्लस वाटर। अब सल्फर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सल्फर Na2S से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि Na2S भी रिड्यूसिंग एजेंट है सल्फर -2 की वजह से। सल्फर Na2SO3 से रिएक्ट करेगा क्योंकि यहाँ सल्फर का +4 है, इंटरमीडिएट, तो ये रिएक्ट करके Na2S2O3 पर लाया। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट Na2S बना और एक प्रोडक्ट Na2S2O3 बना, ठीक है, इस मैकेनिज्म से। तो इसी का ये स्टेप भी लिख सकते हैं। तो ये या ये दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं हाइपो के प्रिपरेशन के लिए। उम्मीद है आपको समझ गए सर, समझ गए सर समझ। यस सर, गुड, यस सर, यस सर। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3 अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है, आप उसको नॉर्मली डाइल्यूट भी नहीं कर सकते हैं, ना टाइट्रेट कर सकते हैं बेस के अगेंस्ट। अब यहां पर जो थायोसल्फेट एनायन है, ये बात जानिए, आर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। जो थायोसल्फेट एनायन है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट का मतलब हुआ बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे से देखिएगा, थायोसल्फेट जो है, थायोसल्फेट्स, थायोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं, थायोसल्फेट्स वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर आप थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट को
किसी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ले जाइए, वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कॉपर 2+, आयोडीन, आयरन 3+ वगैरह, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट कन्वर्ट करता है S4O6 टेट्राथायोनेट में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन अगर आप इसको दोस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेटा रिएक्ट कराओगे, जैसे KMnO4 आपको पता है एसिड मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओजोन आपको पता है ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर थायोसल्फेट को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा सल्फेट प्लस सल्फर, एलिमेंटल सल्फर। ये बहुत काम की चीज है, हालांकि सही से कहिए तो सबसे ज्यादा IIT एडवांस्ड में ये बातें, इससे रिएक्शंस पूछे जाते हैं। इसको हालांकि बाद में आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी चूंकि स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक चल रहा है तो अभी बहुत डिटेल में इसको नहीं ले सकते हैं, अभी भर के काम भर के लिए हम लोग लेंगे। तो थायोसल्फेट अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उसको हम रिएक्ट करवाए तो S4O6 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो सल्फेट प्लस सल्फर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर Na2S2O3 का को रिएक्ट हम अगर आयोडीन से कराएं एक्वस में तो प्रोडक्ट होगा Na2S4O6 प्लस NaI। लेकिन अगर हम क्लोरीन से कराएं एक्वस में तो प्रोडक्ट होगा Na2SO4 प्लस सल्फर और प्लस NaCl। मतलब इसमें ये बनेगा और इसमें सल्फेट प्लस सल्फर बनेगा। तो ये एक पॉइंट था थायोसल्फेट से जुड़ा हुआ, तो हम डिस्कस कर दिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अभी फिलहाल याद रखना पड़ेगा, आगे बाद में इतना ना इसको डिस्कस करेंगे कि आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो थायोसल्फेट को अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडीन, कॉपर 2+, आयरन 3+, ये सब वीक है, तो आपको टेट्राथायोनेट बनेगा। जैसे पढ़ाए आपको VO4 ट्रिपल माइनस, V पर 5+ वीक है, आपको पढ़ाया टिटेनियम पर 4+ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ये S4O6 में कन्वर्ट होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ये सल्फेट प्लस सल्फर में कन्वर्ट होता है। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड का पूरा हम लोग चर्चा कर रहे थे, उससे जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। तो पहला सल्फर सीरीज के एसिड में हम लिए थे पहला SO2, फिर SO3, फिर S3O9, फिर H2SO4, 4 नंबर में था H2SO4, फिर वहां से जुड़ा हुआ फिर स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करने लगे। फिर आ गए थे H2S2O7, पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में ओलियम H2S2O7 5 नंबर में, वो भी डिस्कस किए, कर दिए H2S2O7, कर दिए शायद H2S2O7 5 नंबर में कर दिए, हाँ कर दिए। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग किए हैं सल्फ्यूरिक थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं जी, H2S2O4। अब प्रॉब्लम यह भी है कि हर एसिड का नाम भी आना चाहिए। अब नेमिंग को भी हम देखेंगे। 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, आराम से स्ट्रक्चर बनाइए, 2 OH। अभी 2 ऑक्सीजन और है, 1 2 बीच में कनेक्ट कर दिए, 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 2 OH, 2 ऑक्सीजन और बच रहा है। जाहिर सी बात है एक लोन पेयर होगा, 2 2 4 2 6, हाइब्रिडेशन sp3 होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। कोई पूछे कि पोलर SS बॉन्ड है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। जैसे थायोसल्फेट में कोई पूछे ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है कि नॉन पोलर, ये तो पोलर है। क्यों पोलर एसएस बॉन्ड है ये? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, हम लोग पढ़े हैं। तो यहां पर दोनों सेम यूनिट है, इसलिए पोलर है बेटा कि नॉन पोलर? दिस इज नॉन पोलर एसएस बॉन्ड। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट
3 प्लस 3, 3 इधर लूज किया, प्लस 3। इसका नाम क्या होगा? आपको नेमिंग का एक स्पेशल क्लास हम लोग दिए थे। सल्फर प्लस 6 में आप इक एसिड पर गए थे, याद कीजिए, और प्लस 4 में आप अस एसिड पर गए थे, याद कीजिए। तो 6 का नाम सीखे थे, 3 का नाम सीखे, 4 का नाम सीखे, लेकिन आपको 3 का नाम नहीं बताया गया था। अभी फिलहाल इसका नाम हम एक लिख देते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसका नाम है H2SO4 प्लस 3 डायथायोनस एसिड। कहां से आया ये नाम, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल लिख देते हैं, आगे क्लियर करेंगे। आइए नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, H2S2O5। सिंपली अब पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 10 2 -10 प्लस 2 -8, तो 0 करने के लिए +8, 2 सल्फर पर +8, तो 1 सल्फर पर दोस्त +4 तो इक जाएगा या अस, तो आपको पढ़ाया गया है अस, इसीलिए इसका नाम हो गया डायसल्फ्यूरस। अब डायसल्फ्यूरिक एसिड को आप पायरोसल्फ्यूरिक भी बोले थे, याद कीजिए। डायसल्फ्यूरिक एसिड को हम लोगों ने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा है, H2SO7 को। अब 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, इसीलिए इसका एक नाम और है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। सीखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया बेटा आपको? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सल्फर +4 दिख रहा है, इसलिए अस एसिड आया। अब अस में कौन सा अस? डायसल्फ्यूरस, क्योंकि 2 सल्फर है। दूसरा, डायसल्फ्यूरिक को चूंकि आप पायरोसल्फ्यूरिक बोलते हैं, 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, तो इक कन्वर्ट हो जाएगा अस में, तो ये हो जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक से पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब स्ट्रक्चर पर आते हैं। 2 सल्फर, लग रहा है कि एक बच गया, ऑक्सीजन आ गया है। ये देखिएगा, स्ट्रक्चर लुक सिमेट्रिक, अच्छा लग रहा है देखने में। और एक लोन पेयर लग रहा है, उसी में एक ऑक्सीजन बीच में बढ़ा दो ना, +2 2 4 +4, और वहां +4 आ भी रहा था, तो लग रहा है कि यही होगा। गलत है, ऐसा नहीं होता है। IIT 2018 में पूछा हुआ भी एडवांस्ड में, H2SO5 ऐसा नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में लगातार अगर आप एक ही पैटर्न पर जा रहे हैं तो समझ जाइए गलत जा रहे हैं। एक थियरी पर, एक पैटर्न पर, एक सिमेट्री पर लगातार एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक में नहीं हो सकते हैं, गलत होने लगिएगा आप। तो आइए, इसका सही स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअली ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, बीच में कोई O नहीं है, एक OH, OH 4 और एक किसी एक के पास। सिमेट्रिक नहीं होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये इसी में स्टेबिलिटी फील कर रहा है। तो सल्फर यहां पर देखिएगा अच्छे से, +5 है, और यहां पर देखिए सल्फर +3 है। मतलब इसमें सल्फर +5 एंड +3 है, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्त +4 है। तो जो यहां पर आपको +4 दिख रहा है, वो +4 इज नॉट द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो H2S2O5 काफी इंपॉर्टेंट हुआ। नाम पहले डायसल्फ्यूरस एवरेज से आया, नाम पायरोसल्फ्यूरस, पायरोसल्फ्यूरिक में 2 यूनिट से कम होने से इक से अस बन गया, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का न होकर के इस तरीके, हालांकि आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जब हम पढ़ाए थे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वहां H2S2O3 का भी हमने स्ट्रक्चर सिखाया था, और वहां पे H2S2O5 का भी स्ट्रक्चर हमने डील किया था, दोनों स्ट्रक्चर डील किया गया था। तो H2S2O5 इस तरीके से होता है, ठीक है। और एक 3 में एक 5 है, तो जाहिर सी बात है जब H2S2O5 को आप हिट करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद ये H2SO3 और H2SO4 दोनों, मतलब 4 और 6
वाले में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा वो, ठीक है। एनीवेज ये था आपका H2SO5। यहां तक में कोई डाउट हो तो आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप यहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से और डाउट पहले क्लियर कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आई H2S2O6। H2S2O6 आप यहां पर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए -12, ध्यान से देखिएगा, -12 +2 तो -10 हुआ, +10/2 तो +5। आप एक बार फिर से, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 निकला है, आप एक बार फिर से सोचिए, आपको नाम पता है +6 का इक एसिड, नाम पता है +4 का अस एसिड, यहां पर है +5, फिर आप नाम नहीं कर पाएंगे, नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास उपाय क्या बचता है? अपने पास उपाय बचता है अब इसको देखना कि किस तरीके से इसका नाम लिखा गया, कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? एक्चुअली इसका नाम है डायथायोनिक एसिड, सुनते जाइएगा, डायथायोनिक एसिड। और इसी वजह से जब यहां से आपको 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया तो इक चला गया अस में, और जो फॉर्मूला बना H2S2O4 यहां पर था सल्फर +3 में, और बेटा इसका नाम हो गया डायथायोनस। उम्मीद है अब अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जो हम लोग 2 एग्जाम्पल पहले लिए थे उसका नाम डायथायोनस कैसे था, अब ये क्लियर किए। अब ये डायथायोनिक कैसे वो क्लियर किए कर रहे हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 2 OH, और अपने पास ऑक्सीजन है 6, 2 यूज हो गया, बच रहा 4। ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखिए H2S2O6 336। तो सल्फर कितना आ रहा है? +5, और यहां भी सल्फर +5। इसका मतलब है जो यहां दिख रहा है वही एक्चुअल भी है यहां पर। अब ये जो एसिड है एक्चुअली थायोनिक एसिड एक सीरीज है, अच्छे से सीखा जाए, थायोनिक एसिड सीरीज, ठीक से। थायोनिक एसिड H2SnO6 को बोलते हैं, N टीन नहीं है, नंबर है सल्फर एटम्स की संख्या। तो H2SnO6 को हम लोग पॉलीथायोनिक बोलते हैं। N का मान बदलते जाइए और दोस्त आप मजा लेते जाइए अलग अलग तरह के थायोनिक एसिड के फॉर्मूले का। अब क्या है, यहां पर जो N का मान है वो 2 से बड़ा और 12 से कम होना चाहिए, 12 तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12 तक ही जा सकते, जाने के लिए आप 22 तक जा सकते हैं, लेकिन स्टेबल एसिड आपको 12 तक मिलेगा, ठीक है। एनीवेज 22 तक भी लिखते हैं, बहुत सारे ऑथर है जो 22 तक भी लिखते हैं, जैसे विल्किंसन कॉटन के एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, वहां पर N का मान 22 तक जाता है। लेकिन बहुत सारे अच्छे ऑथर को पढ़िए, वहां पर जेडली की बुक पढ़िए, वो 12 तक इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन लिखी जाती है कि हम स्टेबल सीरीज में अगर काम करें तो 12 तक, तो आपको उतना का काम भी नहीं पड़ेगा, आपको 4, बहुत हार्डली 4 से 5, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। तो बेटा 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, ढेर सारे सल्फर एटम्स, गौर से चेन में लिखते जाएंगे 2 3 4 5। अब 2 हाइड्रोजन, दोनों टर्मिनल पर 2 OH, एक एक करके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पर काम कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत आइडिया आने लगता है कि सिमेट्री लगा के बांटिए। कभी कभी सिमेट्री फॉलो नहीं हो पाता आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट, जैसे H2SO5। अब 2 लगाने के बाद दोस्त बच रहा अभी भी आपका 4 ऑक्सीजन, हम टर्मिनल पे ही लगाएंगे। बीच में जितने सल्फर एटम्स हैं सबको जोड़ देंगे, तो N सल्फर में 2 निकल गया तो बीच में बचेगा N-2 सल्फर। इस सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 2 4 5। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 2 4 5, और N-2
सल्फर एटम्स, नंबर लगा देते हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हैविंग कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर आया +5, 0 0 0 0 और लास्ट में फिर +5। यही सॉरी थायो बोलते हैं, थायोनिक एसिड में यही सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस हिसाब से अगर हम H2SO6 लिखे, N का मान 1 डाले, तो नाम हो गया मोनोथायोनिक। लेकिन सोचिए जरा, क्या ये थायोनिक एसिड है? तो नहीं है, क्योंकि थायोनिक होने के लिए कुछ सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होना चाहिए, 505। लेकिन इसमें बीच में तो कोई सल्फर आएगा ही नहीं। अगर आप H2S2O6 लिए 2 मान लेकर के, तो फॉर्मूला के हिसाब से नाम तो दोस्त लिख लीजिएगा डायथायोनिक, लेकिन ये भी थायोनिक एसिड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ये बेटा थायोनिक एसिड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थायोनिक एसिड होने के लिए ये लिंकेज चाहिए ही चाहिए। जब 2 सल्फर है तो बीच का 0 वाला मिसिंग है, इसीलिए आप इसको भी नहीं कह सकते हैं। और ये सब कॉमन मिसकंसेप्शन इनऑर्गेनिक में लोग धड़ल्ले इस्तेमाल करते हैं कि वो भी थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद आइए, H2S3O6 अब है ट्राइथायोनिक, अब है H2S4O6, अब है टेट्राथायोनिक। इधर है लेकिन वो दोनों नहीं है। तो अब इसको हम बंद कर रहे हैं। यहां पर हम आपको यह बताएं कि थायोनिक एसिड, आप इसका नाम डायथायोनिक लिखे, फॉर्मूले के तरफ से लिख दिए, लेकिन ये एक्चुअली थायोनिक एसिड नहीं है। और 2 यूनिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट गिरा तो डायथायोनस एसिड हुआ। H2S2O4 के बारे में बात कर रहे थे, ये डायथायोनस हुआ। नाम कैसे आया ये समझाया गया और आपको पॉलीथायोनिक के बारे में बोला गया। ये पॉलीथायोनिक एसिड का ही सॉल्ट, जिंक सॉल्ट जब आता है तो जिंक पॉलीथायोनेट ZPTO होता है, जो बहुत ही अच्छा केमिकल है, जो शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है, जो डैंड्रफ को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी शैम्पू को देखेंगे, ज्यादातर जो सामान्य मार्केट में शैम्पू होती है, आप देखिएगा विथ ZPTO लिखा रहता है, ZPTO। तो वो पॉलीथायोनेट सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक पॉलीथायोनेट सॉल्ट्स का इस्तेमाल, Z स्टैंड्स फॉर जिंक। उम्मीद है आप यहां तक की चीजों को समझे होंगे। फिर भी आपको हम डाउट के लिए थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। जो भी चीजें हैं आप पूछिए, तुरंत मैसेज कीजिए, अनम्यूट करके खुद को पूछिए, जो भी डाउट है हम क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2S3O6। जाहिर सी बात है अब नाम हो जाएगा ट्राइथायोनिक। अब ये थायोनिक का सीरीज है, आप 3 सल्फर लगाएंगे, 2 OH लगाएंगे साइड में, 6 ऑक्सीजन है, 4 को डबल डबल करके लगा देंगे और बीच में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +5 0 +5। अगर हम H2S4O6 लें, नाम हो गया दोस्त टेट्राथायोनिक एसिड। और अब फिर से सल्फर, 4 बॉन्ड, 4 सल्फर, आप 2 के लिए OH यूज करेंगे, 6 ऑक्सीजन अभी भी 2 आप देंगे टर्मिनल पर, और बीच वाले सल्फर को आप कनेक्ट कर देंगे बस। तो एक बार फिर से सल्फर +5 0 0 +5। IIT पूछा भी गया था, एग्जैक्ट ईयर आप ध्यान में नहीं है, प्रोबेबली शायद 2012-15 के अराउंड, 12 से 15 के बीच कभी था, जिसमें पूछा गया था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इस सीरीज से तो IIT बहुत लगातार क्वेश्चन पूछता, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स इन टेट्राथायोनेट। तो पहली बात, टेट्राथायोनेट क्या हुआ आपको यह समझना पड़ेगा।
तो टेट्राथायोनिक एसिड से जब आप H+ हटा लिए तो टेट्राथायोनेट रेडिकल बना। तो टेट्राथायोनेट रेडिकल इज, आपको पहले टेट्राथायोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब टेट्राथायोनिक एसिड पता होगा तब टेट्राथायोनेट आयन पता होगा। तो टेट्राथायोनेट इज H4O6 डबल माइनस। तो जैसे ही अब ये आया तो अब सल्फर +5 0 0 +5 आया। आइए एनीवेज, इस तरह से अगर आपसे बोला जाए कि H2S5O6 है, क्या नाम होगा? आप बोलेंगे पेंटाथायोनिक। स्ट्रक्चर तो समझ ही गए। अब आपसे बोलेगा कि आप सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, तो आप बोलोगे कि सर +5, बीच में 3 0 और 2 +5 है, 3 0 वाला है। और एसिड के एग्जांपल्स में लेते हैं सल्फर सीरीज में। मोनो वाला एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक से देखिएगा। तो मोनो से पहले हम H2SO5 लेते हैं एक बार। मोनो में H2SO6 आएगा। तो जरा सोचिए, अब इसके फॉर्मूले पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, -10 +2 -8, 0 करने के लिए लग रहा है +8। 6 A ग्रुप से है तो ग्रुप नंबर को क्रॉस कर नहीं सकता है, इसका मतलब पेरोक्साइड वगैरह का कोई लफड़ा है, सुपर ऑक्साइड का लफड़ा हो सकता है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। आप H2SO4 लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए, तो आप ये बनाते हैं। अब बेटा जब और इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो H2SO5 हुआ। तो आखिर जगह कहां है? 6 बॉन्ड तो बना चुका है, इसीलिए अब अपने पास उपाय बचा नहीं, OO लिंकेज आ गया। अब इस OO लिंकेज को देखा जाए, ये पेरोक्साइड है, ये देखिए ये पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्सी लिंकेज। और पेरोक्सी लिंकेज की खासियत होती है, आपको हमने पढ़ाया है कि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर पर जाएगा। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर यूनिट इस पर चला गया। अब इसमें सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट गौर कीजिए, एक इधर रिलीज किया, एक इधर रिलीज किया, 2 ऊपर रिलीज किया बेटा और 2 नीचे रिलीज किया, फिर से +6, तो इक एसिड बना। सल्फर +6 मतलब सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक है। अब उसमें पेरोक्साइड लगा हुआ है तो नाम देखिए, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक नाम और है, कैरोज एसिड, कॉमन नेम है इसका, कैरोज एसिड। पेरोक्साइड प्रॉपर्टी के कारण यह पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ड्यू टू peroxide property, H2SO5 is very powerful oxidizing agent. पेरोक्साइड प्रॉपर्टी की वजह से H2SO5 जो है बेटा वो काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर इसके हाइड्रोलिसिस की भी बात करें, आपको हाइड्रोलिसिस में मैकेनिज्म थोड़ा समझाया है हमने। तो वाटर आएगा और अटैक करेगा तो पेरोक्साइड बाहर होगा और वहां सल्फ्यूरिक बन जाएगा, क्योंकि सल्फर +6 में है तो सल्फ्यूरिक बनेगा और प्लस पेरोक्साइड आएगा। मैकेनिज्म को हमने समझाया था पहले, उस दिन करवाया गया था आपको, डाइसल्फ्यूरिक को डील करके समझाया गया था। तो ये आज हम H2SO5 को डिस्कस किए, फिर अगले क्लास में H2SO6 और फिर बाकी सल्फर के एसिड। सल्फर का अब ज्यादा बचा नहीं है, 2-3 एसिड सल्फर में डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग फिर फास्फोरस सीरीज के एग्जाम्पल पर जाएंगे। कोई इसमें डाउट रहा हो, कुछ प्रॉब्लम रहा हो, व्हाट्सएप कर लीजिए, आप पूछ लीजिए हमसे, या अनम्यूट करके अभी भी पूछ सकते हैं। एनीवेज अगले क्लास में हम लोग इसमें नए टॉपिक को ले जाएंगे, शुरू करेंगे, और वो सीरीज है फास्फोरस वाला। ठीक है, अगले क्लास मिलते हैं। थैंक यू।